हेलो स्कॉलर्स, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आदर्शवाद और शिक्षा के बारे में। आदर्शवाद के कॉन्सेप्ट को हम ऑलरेडी इससे पहले वाली वीडियो में समझ चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। मैं हूँ मोहिनी और स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल एजुकेशन दैट इंस्पायर्स पर। फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिए। देखते हैं आदर्शवाद के अनुसार शिक्षा कैसी होनी चाहिए। अगर आप एक आदर्शवादी शिक्षक होते या शिक्षक बनना चाहते हैं तो आप किस प्रकार की शिक्षा की व्यवस्था करते अपने स्टूडेंट्स के लिए, वो सब हम यहाँ पर पढ़ेंगे। एक आदर्शवादी व्यक्ति शिक्षा को ज्ञान और प्रक्रिया दोनों ही रूप में स्वीकार करता है। वो मानता है कि शिक्षा जो है एजुकेशन नॉलेज भी है और साथ ही साथ एक प्रोसेस है, पूरी प्रक्रिया है। ठीक है, और आगे देखते हैं। शिक्षा मनुष्य के शरीर व आत्मा को पूर्णता प्रदान करती है। आदर्शवादी व्यक्ति ये मानता है कि शिक्षा मनुष्य के शरीर व आत्मा को पूर्णता प्रदान करती है। शिक्षा के द्वारा सद्गुणों की प्राप्ति होती है। शिक्षा की प्रक्रिया कैसी होती है? आदर्श केंद्रित होती है। कैसी होती है? आदर्श केंद्रित। जबकि एक प्रकृतिवादी शिक्षक जो होगा या प्रकृतिवादी विचारक जो होगा वो कैसी मानेगा शिक्षा प्रक्रिया को? बाल केंद्रित, जो कि बालक पर केंद्रित होगी, और आदर्शवादी मानेगा आदर्शों पर केंद्रित। ठीक है, आगे देखते हैं। आइडियलिज्म और उसके अनुसार शिक्षा के उद्देश्य कैसे होने चाहिए। यहाँ पर पहला उद्देश्य बताया गया है आत्म अनुभूति। अगर आप आदर्शवादी शिक्षक होंगे तो आप शिक्षा का उद्देश्य क्या निर्धारित करेंगे कि शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए आत्म अनुभूति, स्वयं को जानना। अगर कोई बालक है जिसे आप पढ़ा रहे हैं, सबसे पहले आप उसमें क्या डेवलप करने की कोशिश करेंगे? आत्म अनुभूति, जिससे कि बच्चा स्वयं को जान सके। इसके बाद आप उसका आध्यात्मिक विकास करेंगे, ये भी आप अपनी शिक्षा का उद्देश्य रखेंगे। और आध्यात्मिक मूल्य, सत्य, शिव और सौंदर्य या फिर सुंदर, इनको डेवलप करने की आप कोशिश करेंगे बच्चे में। उसके व्यक्तित्व का विकास करना चाहेंगे। नैतिक एवं चारित्रिक विकास करेंगे बालक का, और बौद्धिक एवं मानसिक विकास करेंगे। तो अगर आप आदर्शवादी विचारधारा रखते हैं या सोचते हैं तो आपको ये सारे शिक्षा के उद्देश्य बनाने होंगे अपनी शिक्षा प्रक्रिया के लिए। ठीक है, आगे देखते हैं। आदर्शवाद और शिक्षा का पाठ्यक्रम। आदर्शवादी अगर आप हैं तो शिक्षा का पाठ्यक्रम कैसे बनाएंगे? पाठ्यक्रम मानव के विचारों, आदर्शों व अनुभवों पर आधारित होना चाहिए। आदर्शवादियों के अनुसार किस पर? विचारों पर, आदर्शों पर और अनुभवों पर आधारित होना चाहिए। बालक के व्यक्तित्व के विकास के लिए तीन पक्षों का विकास किया जाना जरूरी है। कौन कौन से पक्ष हैं? ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक। कॉग्निटिव, अफेक्टिव एंड साइकोमोटर। इन तीनों ही जो पक्ष हैं, इन तीनों का विकास किया जाना जरूरी है। ये तीनों पक्ष आपने शायद पहले भी पढ़े होंगे, ब्लूम्स टैक्सोनॉमी में आपने ये पढ़े होंगे, जिसमें ब्लूम ने जो उद्देश्य हैं शिक्षा के उनको 3 भागों में बांटा है। यहाँ पर भी शिक्षा का पाठ्यक्रम बनाते समय इन तीनों ही पक्षों को ध्यान में रखना होगा अगर आप आदर्शवादी हैं तो। आदर्शवादियों के अनुसार मूल्य बताए गए हैं 3: सत्य, शिव और सुंदर। ये हमने हमारी लास्ट वीडियो में भी हम इसको पढ़ चुके हैं, सत्य, शिव और सुंदर। तो पाठ्यक्रम बनाते समय हमें ये ध्यान रखना है कि उस पाठ्यक्रम के द्वारा बच्चे के अंदर सत्य, शिव और सुंदर, इन तीनों ही मूल्यों का विकास हो सके। इसके लिए क्या ज़रूरी है? मानव के अंदर इन 3 प्रक्रियाओं का विकास करना जरूरी है। 3 क्रियाओं का। कौन कौन सी हैं? बौद्धिक, नैतिक और कलात्मक। सत्य नामक मूल्य को प्राप्त करने के लिए बालक में बौद्धिक प्रक्रिया का होना जरूरी है, और शिव मूल्य को प्राप्त करने के लिए बच्चे का नैतिक होना जरूरी है, नैतिक क्रियाएं करे वो। और सुंदर मूल्य को प्राप्त करने के लिए बालक को कलात्मक होना आवश्यक है, कलात्मक क्रियाएं उसका करना जरूरी है। और इन तीनों क्रियाओं के लिए किस प्रकार के विषय हमें अपने पाठ्यक्रम में रखने हैं वो यहाँ पर दिए गए हैं। बौद्धिक क्रिया को डेवलप करने के लिए या बौद्धिक क्रियाएं कराने के लिए बच्चों को कौन कौन से विषय होने चाहिए? भाषा, साहित्य, इतिहास, भूगोल, गणित और शारीरिक विज्ञान। साथ ही साथ जब हम उसमें नैतिक क्रियाएं उत्पन्न करना चाहते हैं तो किन विषयों को हमें ध्यान रखना है? धर्म, आध्यात्म शास्त्र और आचरण शास्त्र। इसे हम नीति शास्त्र भी बोलते हैं। तो इन तीनों ही विषयों को हमें इंक्लूड करना होगा अपने करिकुलम में।
उसके बाद आती है कलात्मक क्रियाएं। कलात्मक क्रियाओं को डेवलप करने के लिए हमें कला, काव्य और संगीत, इन तीनों विषयों का समावेश करना होगा अपने पाठ्यक्रम में। तो आपने देखा कि एक आदर्शवादी शिक्षक के अनुसार पाठ्यक्रम किस प्रकार का होगा। चलिए आगे देखते हैं। आदर्शवाद के अनुसार शिक्षण विधियाँ कैसी होनी चाहिए। अगर आप आदर्शवादी हैं तो किन किन शिक्षण विधियों को आप अपनाएंगे वो यहाँ पर आप देखिए। बटलर ने कहा है, आदर्शवादी अपने को शिक्षण पद्धतियों का निर्माणकर्ता तथा निर्धारक समझते हैं। वे किसी एक पद्धति का भक्त या दास नहीं बने रहना चाहते। तो यहाँ पर ये बात बहुत इम्पोर्टेंट है कि आदर्शवादी जो हैं वो खुद को शिक्षण पद्धतियों का निर्माणकर्ता समझते हैं, निर्धारक समझते हैं। वो ये नहीं मानते कि किसी एक ही विधि के माध्यम से हम बच्चों को पढ़ाएं। वो चाहते हैं कि जहाँ पर जिस विधि की ज़रूरत पड़ रही है हम उस विधि या पद्धति का प्रयोग करके बच्चों को पढ़ाएं, चाहे उसके लिए हमें 10, 15, 20 जितनी भी पद्धतियों का इस्तेमाल करना पड़े हम वो इस्तेमाल करें। ठीक है, तो इसी हिसाब से यहाँ पर कई सारी शिक्षण विधियाँ बताई गई हैं और उन शिक्षण विधियों को किन किन दार्शनिकों ने दिया वो यहाँ पर बताया गया है। सुकरात ने कौन सी विधि को दिया है, प्रश्नोत्तर विधि। प्लेटो ने दी है संवाद विधि। हीगेल की है तर्क विधि। हर्बर्ट ने निर्देशन विधि को दिया है। फ्रोबेल ने खेल विधि को, यानी कि खेल के द्वारा सीखना। अरस्तु ने आगमन एवं निगमन विधि, यानी कि इंडक्टिव और डिडक्टिव मेथड। पेस्टोलॉजी ने अभ्यास विधि, प्रैक्टिस मेथड को दिया है। और डेकार्टे ने सरल से जटिल की ओर। जब हम कोई भी चीज़ सीखते हैं तो पहले उसे सरल चीज़ें सिखाई जानी चाहिए। किसी भी बच्चे को अगर हम सिखा रहे हैं तो उसके बाद धीरे धीरे हमें जो कठिनाई का स्तर है उसे बढ़ाना होगा बच्चे को सिखाने के लिए। तो ये सारी विधियाँ हैं जो बताई गई हैं आदर्शवाद के अनुसार। इससे अलग भी और भी विधियां हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं एक आदर्शवादी शिक्षक की तरह पढ़ाते समय। ठीक है, आगे देखते हैं। आदर्शवाद और शिक्षक और शिक्षार्थी कैसे होने चाहिए आदर्शवादी के अनुसार, वो यहाँ पर देखते हैं। आदर्शवाद ने शिक्षक को सबसे महत्वपूर्ण स्थान दिया है शिक्षा प्रक्रिया में। आदर्शवाद का मानना है कि शिक्षक को एक आदर्श की तरह बच्चे के सामने रहना चाहिए, क्योंकि बच्चे एक शिक्षक को देखकर ही अपने आप को वैसा बना लेते हैं जैसा शिक्षक होता है। इसलिए सबसे पहले ज़रूरी है कि शिक्षक स्वयं आदर्शवादी बने, अपने अंदर मूल्यों को, आदर्शों को उत्पन्न करे, अपने व्यक्तित्व को अच्छा बनाए, उसके बाद वो बच्चों को इन सब चीज़ों की शिक्षा प्रदान करे। तो यहाँ पर बताया गया है, आदर्शवादी मानते हैं कि शिक्षा के मूल उद्देश्य कौन सा है, आध्यात्मिक विकास करना। इसकी प्राप्ति शिक्षक के बिना संभव नहीं हो सकती है, असंभव है शिक्षक के बिना ये प्राप्त होना। शिक्षक का स्थान शिक्षण प्रक्रिया में सर्वोपरि और शिक्षार्थी का गौण बताया गया है, यानी कि द्वितीयक बताया गया है। तो सर्वोपरि कौन है, शिक्षक है। जबकि प्रकृतिवाद में कैसा था, इसके विपरीत था। वहाँ पर शिक्षार्थी को प्रथम स्थान दिया गया था, यहाँ पर किसे दिया गया है, शिक्षक को दिया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। शिक्षक को एक आदर्श के रूप में कार्य करना चाहिए, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया। शिक्षक को एक जलते हुए दीपक की उपमा दी गई है, यानी कि एक जलता हुआ दीपक समझा गया है बालक के लिए, जो खुद तो रोशन होता है साथ ही साथ दूसरों को भी रोशन करता है। दीपक की उपमा देने का अर्थ यहाँ पर ये है। एक प्रकृतिवादी केवल, देखिए आदर्शवादियों ने एक कोटेशन है, इसके द्वारा आप समझ सकते हैं। प्रकृतिवादी केवल जंगली गुलाब से ही संतुष्ट हो सकता है, परंतु आदर्शवादी सुंदर गुलाब का पुष्प देखना चाहते हैं। ऐसा क्यों कहा गया है? इन दो लाइनों से प्रकृतिवाद और आदर्शवाद की तुलना आसानी से हो जाती है। प्रकृतिवाद कैसा गुलाब देखना चाहता है? जंगली गुलाब, यानी कि जो बच्चों को बनाता है, बच्चों को उनका डेवलपमेंट करवाता है, तो वो क्या कहता है कि बच्चों को खुला छोड़ दो, उन पर कोई अनुशासन नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर इन लोगों ने क्या कहा है कि बच्चे को जंगली गुलाब बनाना चाहते हैं, जिस पे कोई बाउंडेशन नहीं है, वो जैसा चाहे वैसा बन सकता है, चाहे तो वो ख़राब भी बन सकता है, अच्छा भी बन सकता है। लेकिन आदर्शवादी क्या है, ये कंट्रोल रखना चाहते हैं बच्चों के ऊपर। संपूर्ण पूरा कंट्रोल नहीं रखना चाहते, लेकिन थोड़ा बहुत कंट्रोल उसके ऊपर होना चाहिए, जिससे कि वो अपना रास्ता ना भटके और एक वो जंगली गुलाब में परिवर्तित ना हो जाए। कैसा गुलाब चाहिए उन्हें? सुंदर, सुशील, आदर्शवादी गुलाब चाहिए, आदर्शवादी बच्चे चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं, आदर्शवाद के अनुसार अनुशासन कैसा होना चाहिए।
आदर्शवादी व्यक्ति दमनकारी अनुशासन की अपेक्षा प्रभावात्मक अनुशासन को महत्व देते हैं। दमनकारी अर्थात जिसमें बच्चों का दमन किया जाता है, उन पर जबरदस्ती रूल्स और नियमों को थोपा जाता है, ठीक है, वो होता है दमनकारी अनुशासन, जिसमें हम बच्चों को दंड भी देते हैं। जबकि प्रभावात्मक अनुशासन कैसा होता है, जिसमें बिना दंड किए सिर्फ और सिर्फ अपने प्रभाव के माध्यम से हम बच्चों को अनुशासन में रखें। ऐसा कब होगा, जब अध्यापक स्वयं भी अनुशासन में रहेगा और बच्चों को अनुशासन की शिक्षा देगा, उन्हें बताएगा कि अनुशासन में किस तरीके से रहना। तो बच्चे जब स्वयं टीचर को देखेंगे अनुशासन में रहते हुए, तभी तो वो खुद भी अनुशासन में रहेंगे। तो वो कहलाता है प्रभावात्मक अनुशासन, और यही है स्व अनुशासन। स्व अनुशासन पर उन्होंने बल दिया है। बच्चे को एक निश्चित सीमा के अंदर स्वतंत्रता प्रदान करते हैं। अभी जैसा मैंने आपको बताया, ना तो बालक को पूर्ण रूप से स्वतंत्रता दी जाए और ना ही उसे पूर्ण रूप से जकड़ के रखा जाए या फिर उसे बांध करके रखा जाए, बाउंडेशन में ना रखा जाए। बालक पर सहानुभूति पूर्ण नियंत्रण होना चाहिए। डंडे के बल पर हमें बच्चों को अनुशासन में नहीं रखना है, सिर्फ और सिर्फ सहानुभूति के माध्यम से हम उस पर नियंत्रण रखेंगे, ठीक है, जिससे कि वो एक जंगली गुलाब में ना परिवर्तित हो जाए। आगे देखते हैं, आदर्शवाद के अनुसार विद्यालय कैसा होगा। अगर आप आदर्शवादी शिक्षक हैं और आप एक विद्यालय का निर्माण करना चाहते हैं तो उसकी क्या क्या विशेषताएं होंगी, किन किन बातों का आप ध्यान रखेंगे। विद्यालय एक ऐसा स्थान है जहां बालक को सांस्कृतिक एवं आध्यात्मिक गुणों को, ये गुण हैं, गुणों को अर्जित करने का अवसर मिलता है, ठीक है। एक ऐसा स्थान है जहाँ सांस्कृतिक और आध्यात्मिक गुण उत्पन्न हो सके, ये हमें ध्यान रखना है विद्यालय का निर्माण करते समय। आदर्शवाद के अनुसार विद्यालय कैसा है, एक बाग के समान है। बाग यानी कि बगीचा, गार्डन की तरह है एक विद्यालय, और विद्यार्थी उसमें एक कोमल पौधे की तरह है। और जबकि शिक्षक कैसा है, एक कुशल माली की तरह है। माली ही है जो विद्यार्थी को अर्थात उस कोमल पौधे को पानी देगा, उसकी सिंचाई करेगा, यानी कि उसको आदर्श एवं मूल्य सिखाएगा। कौन है वो, कुशल माली यानी कि शिक्षक है। और कहाँ पर सिखाएगा वो सारी चीज़ें, विद्यालय में यानी कि गार्डन में, ठीक है। आई होप आप इसे समझ रहे हैं। आगे देखते हैं, तो ये हमारे यहाँ पर आदर्शवाद के अनुसार यही था। पूरी शिक्षा को हमने आपको बता दिया है किस तरह की शिक्षा होनी चाहिए आदर्शवादियों के अनुसार। तो ये टॉपिक्स हम यहाँ पर कवर कर चुके हैं। आदर्शवाद की समर्थक हम देख चुके हैं अपनी लास्ट वीडियो में, उसका अर्थ, आदर्शवाद की तत्व मीमांसा, ज्ञान मीमांसा और मूल्य मीमांसा, ये हमने लास्ट वीडियो में कवर कर चुके हैं। और आज की वीडियो में हमने ये सभी टॉपिक्स कवर किए हैं। आई होप आप आदर्शवाद को पूरी तरह से समझ चुके हैं और अब आपको कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए आदर्शवाद और प्रकृतिवाद में। सो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जल्दी से वीडियो को लाइक करिए, एक बढ़िया सा लाइक दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि वो भी इसका फ़ायदा उठा सकें। तो मिलते हैं अब आपसे नेक्स्ट वीडियो में। सी यू सून।